हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्लास 9th हिंदी चैप्टर नंबर 7 और महादेव वर्मा का एक पार्ट चल रहा था। अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में इनके बारे में पढ़ा है, इनकी बचपन के जीवन में, इनके साहित्यिक जीवन के बारे में और पाठ परिचय में जाना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये देखा था कि इनके जो वंश परंपरा है, उनके परिवार के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कि 200 वर्षों तक इनके परिवार में कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ। तो इन्होंने इसका कारण भी बताया था कि कुछ हुई तो उनको परम धाम भेज देते थे, क्योंकि एक मानसिकता हमारे उस समाज परिवेश में थी कि लड़कियों को जन्म देना एक माता का अपराध माना जाता था, और अगर जब वे जन्म दे देती थी तो उन कन्याओं को मार दिया जाता था, परम धाम भेज दिया जाता था। तो काफ़ी समय बाद जब इनका महादेव वर्मा का उस परिवार में जन्म होता है तो काफ़ी लोग खुशियाँ मनाते हैं, जैसे एक पुत्र के उत्पन्न होने पर मनाया जाता था। और इसका कारण भी उन्होंने बताया कि इनके पिताजी दुर्गा माता के बड़े भक्त थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे। उसके बाद जब सुभद्रा कुमारी महादेव वर्मा का जन्म होता है तो इस कारण से जो परिवार थे वो काफ़ी खुशी मनाने लगे। तो यानी इस कारण से उनका एक दुर्गा का स्वरूप यानी माता का स्वरूप मानकर इनका खूब अवगत की, इनका काफ़ी सम्मान किया गया। और एक तरीके देखे कि जो व्यवहार दूसरी लड़कियों के साथ किया जाता था, इनके साथ कभी नहीं किया। दूसरी लड़कियों से मतलब होता है कुछ परिवारों में जहाँ जन्म होता था लड़कियों का, तो लड़कियों को जन्म तो दे देते थे, उनकी परवरिश भी करते थे, लेकिन एक पुत्र की भांति नहीं करते थे। पुत्र यानी पुत्र को जिस तरीके से पाला पोस कर बड़ा किया जाता, उसकी हर इच्छाओं को पूरी की जाती थी, तो लड़कियों के साथ वैसा नहीं होता था। उनको बस जैसा होता था कि बोझ रूप में मानकर उनको पाल पोस कर बड़ा कर देते और उनकी शादी करके उनको विदा कर देते। तो यहाँ तक उनकी जिम्मेदारी होती थी। लेकिन लेखिका के रूप में जो बताते हैं, उनके पिताजी, उनका परिवार जो था उनकी खूब अवगत करते थे, तो इस कारण से कभी उनको दूसरी परिवारों की में पढ़ने वाली लड़कियों से उनका बचपन जो था वो अलग था। अब आगे देखिए कि इन्होंने बताया फिर के इनके परिवार में जो इनके बाबा थे उर्दू फारसी पढ़ा करते थे, जानकार थे। इनके पिता वे अंग्रेजी में थे, जानकार थे। तो हिंदी का वहाँ कोई माहौल नहीं था। तो इनकी माता का जब इनके पिता से इनकी शादी होती है इनकी माता की, तो वह जबलपुर से आई थी, तो इस कारण से हिंदी वह काफ़ी पढ़ा लिखा समझती थी, हिंदी की जानकार थी। तो इस कारण से इनके परिवार में एक हिंदी जानने वाली का प्रवेश होता है। तो जब लड़के का जन्म होता है तो देखिए हमने बात करी थी कि जो लड़कियां होती है वो अपनी माँ से ज़्यादा लगाव रखती है और जो भी कुछ सीखती करती है अपनी माता से सीखती है। तो उन्होंने देखा कि अपनी उनकी माताओं के कारण वह हिंदी संस्कृत पढ़ने लिखने लगी थी। जब इनके बाबा ने उनको उर्दू फारसी सिखाने को करा, जब मौलवी साहब घर आए तो उनको देखते ही है उनसे पढ़ नहीं पाई। फिर उनको एक क्रिश्चियन स्कूल था उसमें उनका दाखिला करवाते हैं, तो वहाँ का उनको माहौल अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ भी वह जाना बंद कर देती है। तब इनको एक पोस्ट वेट जो कॉलेज था उनमें उनका दाखिला करवाते हैं। तो आगे जाकर देखिए उनको उस जहाँ हॉस्टल में इनको भेजते हैं, तो एक गर्ल्स कॉलेज होता है, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात जो होती है वो सुभद्रा कुमारी चौहान से होती है, जो कि एक हिंदी साहित्य में बड़ी कवित्री का नाम आता है। तो जो इनकी रूममेट रही थी, जो इनकी छात्रावास के जो कमरे में इनकी जो 4 छात्राओं में से जो रही थी, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि उनमें 4 छात्राएँ रहा करती थी एक कमरे में। तो उनमें इनकी पहली साथी जो बनी थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। वो उनसे 2 साल सीनियर थी, यानी उनसे 2 कक्षाएँ आगे बढ़ी थी भी थी। तो धीरे धीरे दोनों की मित्रता होती जाती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय से ही कविताएं लिखने शुरू हो चुकी थी। इस कारण से तो महादेव वर्मा का भी रुझान जो था वो धीरे धीरे कविताओं की तुकबंदी में करने को रहा था। धीरे धीरे आगे इन्होंने बताया कि धीरे धीरे इनकी कविताएं जो थी वो पत्रिकाओं में छपने लगी थी, और उस समय फिर आगे धीरे धीरे ये कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी थी। तो पेज नंबर 71 में हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि उन्होंने बताया कि उनकी पत्रिकाएं, उनकी जो कविताएं थी वो भी उसके छपने पत्रिकाओं में छपने लगी थी। कवि सम्मेलनों में उनका आना जाना होने लगा था, क्योंकि उस समय बताया कि हिंदी का प्रचार प्रसार था, यानी काफ़ी हिंदी का बढ़ चढ़ में लोग बाहर है, क्योंकि उससे पहले हिंदी का वर्चस्व नहीं था। उसका कहीं हम माने तो एक राजनीतिक कारण हमारे यहाँ रहा है, किस कारण से हिंदी जो हमारी भारतीय भाषा जिसे आज हम बात करते हैं वो उस समय ज़माने में नहीं बोली जाती थी, नहीं पढ़ी जाती थी। क्योंकि उस समय हम देखें कि मुग़लों के राज में हमने उर्दू फारसी पढ़ी थी, फिर हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज हुआ, तो अंग्रेज़ों के समय उन्होंने इंग्लिश का वर्चस्व दिया। तो हिंदी उस समय इतनी बढ़ नहीं पाई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे देखा कि 19वीं शताब्दी के बाद कि धीरे धीरे यहाँ क्या होने लगा था कि
धीरे धीरे हिंदी का वर्चस्व बढ़ने लगता है, हिंदी के कई सारे कहानी का लेखक का जन्म होता है, उन्होंने अपनी जो रचनाएं थी वो हिंदी में प्रकाशित की, हिंदी में लिखने लगे थे। धीरे धीरे लोगों का जो रुझान था वो हिंदी की ओर बढ़ने लगा था। तो आगे जो हम बात करेंगे वहाँ पे लेखिका महादेव वर्मा बताती है कि मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। तो हमने भी गांधी जी के जीवन पर भी पढ़ा था कि गांधी जी ने अपनी जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, वकालत करने के लिए पहली जो पढ़ाई थी उसकी करने कहाँ गए थे, लंदन गए थे। तो लंदन से जब वापस वो 1915 में लौटते हैं तब वो भारत की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ से आने के बाद जो है धीरे धीरे सत्याग्रह यानी आंदोलन की ओर अग्रसर होते हैं। तो उनका जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह जो आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था, तो और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। तो यानी अब देखिए कोई भी आंदोलन होता है उसका एक जो रणनीति होती है, उसका एक प्रारूप होता है, वो कहीं ना कहीं बैठकर बनाया जाता है। तो एक आनंद भवन जो एक था भवन था, उसके अंदर बैठकर वो आंदोलन की या सत्याग्रह की रणनीति तैयार की जाती थी। तो उसका एक संघर्ष का केंद्र हो गया था। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार प्रसार चलता था। तो अधिकतर लोग अपनी भारतीय भाषाओं में जुड़ने लगे थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी को फिर विदेशी भाषाओं को, उर्दू को विदेशी भाषाओं में मानने लगे। तो इस कारण देशी भाषा का यानी हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था। कवि सम्मेलन होते थे तो मैं क्रॉस्ड वेट में से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक जी होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। तो जितने भी हम नाम अभी देख रहे हैं, हरिओत जी, हरिभाऊ उपाध्याय हरिओत जी हैं, चाहे श्रीधर पाठक जी हैं, चाहे रत्नाकर जी हैं, ये हिंदी साहित्य के एक बड़े बड़े नाम होते थे जो कवि सम्मेलनों में अध्यक्ष के रूप में वहाँ बैठते थे। और जो नए नए आते थे, जैसे हमारी लेखिका भी हमें बता रही है कि जो क्रॉस वेस्ट से इनकी मैडम जो होती थी उनको कवि सम्मेलन में ले जाया करती थी, वहाँ इनकी कविताओं को भी मौका मिलता था सुनाने का। तो उनमें से कई अध्यक्ष होते थे, कब हमारा नाम पुकार जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। यानी अब इन्होंने बताया कि इतना मतलब जो महादेव वर्मा है उन्होंने कविताओं में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि जब कवि सम्मेलन समाप्त होता था जिसमें प्रथम द्वितीय पुरस्कारों की घोषणा होती थी, तो नाम सुनने के लिए बेचैनी होती थी। तो अधिकतर जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें जो हमारी कवि लेखिका है महादेव वर्मा, उनको प्रथम स्थान ही मिलता था। तो इस कारण से, और इन्होंने बताया कि 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी उन कवि सम्मेलनों में 100 से ज़्यादा उनको पदक मिले हुए थे। तो 100 से ज़्यादा पुरस्कार उनको मिल चुके थे और काफ़ी बड़ी बात होती है कि अध्ययनरत रहते हुए भी कविताओं में इतना बड़ा नाम हो जाता है, और ऐसे कवि सम्मेलन में उनको प्रथम पुरस्कार मिलता था। तो आगे हमने एक घटना बताती है, क्योंकि हम आज़ादी किस्सा भी पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे क्योंकि हमने कवि पाठ परिचय में भी देखा था कि जो महादेव वर्मा उन्होंने बताया था कि विद्यालय जीवन के साथ साथ छात्रावास जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह का सहयोग उनको मिलता था, तो वह भी बताती थी। तो एक बार की घटना में बताती है कि एक कविता पर मुझे एक चांदी का कटोरा मिला था, बड़ा ही नक्काशीदार और सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला मुझे। तो सुभद्रा जी इतना बड़ा नाम हो चुका था, तो ऐसे कवि सम्मेलनों में कम ही जाया करते थे। तो जब महादेव वर्मा को एक बार किसी कविता के ऊपर उन्हें एक चांदी का कटोरा उन्हें मिला था, जो काफ़ी बड़ा नक्काशीदार और काफ़ी सुंदर था, तो वे ले जाकर सुभद्रा कुमारी चौहान को उन्होंने दिखाया, सुभद्रा जी को, कि देखो मुझे ये मिला है। सुभद्रा ने कहा है कि ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आ गए थे। तो बापू पता है किसे कहते हैं? ठीक है, आप सब जान गए कि महात्मा गांधी का दूसरा नाम एक बापू था, लोग उनको महात्मा भी कहते थे, तो गांधी इनका सरनेम हो गया था। तो देखिए आगे, तो उसी भवन जो आनंद भवन जो एक स्वतंत्र आंदोलन का सत्याग्रह के केंद्र माना गया था, हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। क्योंकि अब देखिए किसी भी बड़े आंदोलन को या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जैसे हम देखते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, चंदे के रूप में हम देखते हैं। तो आनंद भवन में जब बापू आते थे तो जो भी वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा होते थे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो अपने अंश में से बचा हुआ कुछ हिस्सा वह महात्मा गांधी को आज़ादी के आंदोलन में सहयोग करने के रूप में देते थे।
तो यानी इनमें बताया कि उस समय आनों का जो हमारे अभी रुपए चलते थे उस समय आने चलते थे, 12 आना है, 8 आना है, तो आने बचाते थे, एक एक दो दो आने बचाते थे, तो बापू आते थे वे उन्हें देते थे। उस दिन जब बापू के पास गई तो अपना कटोरा भी लेती गई, मैंने निकाल कर बापू को दिखाया, मैंने कहा कि कविता सुनाने में मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर हाथ बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। मैं अब क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को ही उन्होंने नहीं कहा। तो यानी यहाँ पे जो हमारे एक महादेव वर्मा है उसको ये दुख नहीं कि उन्होंने मुझसे वे चांदी का कटोरा ले लिया, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुमने कौन सी कविता सुनाई थी जिसके ऊपर तुमको पुरस्कार मिला है। इस बात का उन्हें थोड़ा दुख होता है। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने फिर मजाक में जैसे हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली कि देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में, मुझे भी फिर भी मुझे मन में प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। यानी मुझे जो इतनी बड़ी पुरस्कार राशि में जो एक चांदी का कटोरा मिला था वो मैंने देश के योगदान में किसको दे दिया, वह महात्मा गांधी जी को दे दिया है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई थी, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होता है कि आगे जैसे बढ़ते जाए क्लासों में तो हमारा एक स्तर पे आ जाते थे, हमको वहाँ से आगे बढ़ना होता है। तो सुभद्रा जी एक दिन क्या हुई, छात्रावास छोड़कर चली गई थी। तो तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रहने लगी थी। एक नई लड़की का प्रवेश हुआ यहाँ पे, जेबुन्निसा। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क भी साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता, यानी काफ़ी कुछ काम वह क्योंकि रूम में रहती थी, साथ रहती थी। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, क्योंकि मराठी जो हम बात करें, कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अधिकतर लोग जो है मराठी ही बात करते हैं और मराठी में बोला करते हैं। तो जेबुन मराठी शब्दों से मिलती जुलती कुछ हिंदी के शब्द मिलती थी, क्योंकि हमारी हिंदी भारतीय भाषाओं में आती है। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रह जाता। तो वह कह बैठती थी वाह देसी कौवा मराठी बोली। तो जेबन कहती थी नहीं उस्तानी जी ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी वैसे ही ब्लाउज पहनती थी और कहती थी कि मैं हम मराठी हूँ और मराठी बोलेंगे। यानी वह बोलने का प्रयास करती थी, मराठी के साथ साथ हिंदी का बोलना प्रयास करती थी। तो जब उनके कमरे में रूममेट जो एक महिला थी तो वह भी बोलती थी कि उस्तानी जी जो थी वह बोलती थी कि यानी कि देसी कौवा मराठी बोलेगा। तो इस बात पर जेबुन्निसा बोलती थी तो मराठी है तो हम तो मराठी बोलेंगे। तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।